नागरिकों को निकालने की बात की। आज भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर यूक्रेन के लिए रवाना हो गया, जिसके जरिए भारतीयों की सुरक्षित वापसी कराई जाएगी। इसकी खासियत यह है कि एक बार में 500 से ज्यादा लोग इसमें सफर कर सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सभी भारतीयों ने कीव छोड़ दिया है। मंत्रालय के मुताबिक कीव में अब कोई भारतीय नागरिक नहीं है। यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय छात्र थे। लगभग 12,000 छात्र यूक्रेन छोड़ चुके हैं। यूक्रेन के खार्किव में गोलीबारी में हुई भारतीय छात्र की मौत पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। साथ ही छात्र के पिता से भी बातचीत की। इन सब के बीच भारत ने रूस और यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी की बात कही है। पीएम मोदी आज सोनभद्र और गाजीपुर में जनसभाएं करेंगे। इधर गृह मंत्री अमित शाह चंदौली, जौनपुर और आजमगढ़ में चुनाव प्रचार को धार देंगे, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी में जनसभा के साथ ही उद्यमी बैठक भी करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज वाराणसी आएंगी और सपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। अखिलेश यादव की गाजीपुर, जौनपुर में सभाएं होनी है, तो वहीं सीएम योगी मऊ में 3 और आजमगढ़ में 2 सभाएं करेंगे। प्रियंका गांधी भी मऊ, आजमगढ़ में 3 सभाएं करने वाली हैं। कुशीनगर में एसपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई है। आरोप है कि रोड शो के दौरान पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला किया गया। पथराव में ड्राइवर का कान फट गया, गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मंत्री नवाब मलिक की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। नवाब मलिक ने केस खारिज करने को लेकर याचिका दायर की है, जिस पर मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि सुनवाई अब 2 मार्च को की जाएगी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला टॉयलेट के लिए घर से बाहर गई थी, वहीं 5 लोगों ने महिला को पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। तेलंगाना में दुबई से आए शख्स ने बुर्के में 18 लाख का गोल्ड छिपा रखा था। कस्टम विभाग ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो कस्टम विभाग खुद चौंक गया, क्योंकि बुर्के पर लगे ये गोल्ड बिल्कुल चमकीले नग जैसे दिख रहे थे, जिससे किसी की भी आंखें धोखा खा जाए। एयर इंडिया को बड़ा झटका लगा है। इल्कर आईसी ने कंपनी का सीईओ बनने से इनकार कर दिया। पिछले महीने नियुक्ति की घोषणा हुई थी। इल्कर आईसी तुर्किश एयरलाइन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पूर्व चेयरमैन हैं। भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच 4 मार्च से मोहाली में खेला जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए यह टेस्ट सीरीज काफी अहम है, तो वहीं यह मैच विराट कोहली के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि ये उनका 100वां मैच होगा। मोहाली टेस्ट मैच में अब दर्शकों को भी स्टेडियम में जाने की अनुमति है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने 50% दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाजत दे दी है। टिकट की बिक्री आज से ऑनलाइन होगी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने यह जानकारी साझा की है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में भारत 5वें नंबर पर है, तो वहीं साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को मात देकर 4था स्थान हासिल किया है। वहीं पहले स्थान पर श्रीलंका, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया, तो तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है। महिला वर्ल्ड कप 2022 में चैंपियन को 10 करोड़ मिलेंगे। वर्ल्ड कप में 8 देशों की टीमें खेलेंगी, जिसमें कुल 31 मैच होंगे। 6 मार्च को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा, जो काफी दिलचस्प होने वाला है। 11 मार्च को द कश्मीर फाइल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार जैसे सितारे लीड रोल में हैं। यही फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी बयान करती है। आलिया भट्ट स्टार गंगूबाई काठियावाड़ी सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। चौथे दिन भी फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है। इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई करीब 47.31 करोड़ हो गई है। आलिया की फिल्म ने रणबीर की 83 को भी पीछे छोड़ दिया है। ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए कई फिल्में तैयार हो चुकी हैं। इन फिल्मों में असुर सीजन 2, पंचायत 2, रुद्र, द एज ऑफ डार्कनेस, द फेम गेम सहित कई फिल्में रिलीज होंगी। महामारी के बाद इन फिल्मों का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें आपने देख लिया। अब बात करते हैं रूस यूक्रेन के बीच चल रहे जंग की। रूस यूक्रेन जंग का आज 7वां दिन है और यूक्रेन के कई हिस्सों में रूस के नॉन स्टॉप हमले अभी भी हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। धमाकों से यूक्रेन के कई शहर थर्रा उठे हैं। कहा जा रहा है कि रूस की सेना जल्द ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर सकती है। रूसी फौज लगातार कीव की तरफ बढ़ रही है। सैटेलाइट तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं। रूस की सेना राजधानी कीव से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में साफ साफ समझ में आ रहा है कि किस तरह से
जो रशियन फोर्सेस हैं वो इन्वेड कर रही हैं यूक्रेन को और बहुत तेजी से यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही हैं। एक 64 किलोमीटर लंबा काफिला है रशियन फोर्सेस का, जो बहुत जल्द कीव यानी यूक्रेन की राजधानी पहुंच सकता है। साथ ही साथ तमाम देश, यूएन भी दबाव बना रहा है रूस पर कि वो युद्ध विराम की घोषणा करे। साथ ही दूसरे दौर की बातचीत आज होनी है। पहले दौर की बातचीत यूक्रेन और रूस के बीच बेनतीजा रही, जबकि एक दुखद खबर भी आई है, एक भारतीय छात्र की रशियन गोलीबारी में मौत हो गई। और ये रूसी कॉन्वॉय के हिसाब से ताजा तस्वीरें हैं जो यूक्रेन की राजधानी कीव से महज 40 माइल्स की दूरी पर बताए जा रहे हैं। 64 किलोमीटर लंबे रूसी सेना के इस काफिले में टैंक, बख्तरबंद ट्रक और मिलिट्री की गाड़ियां शामिल हैं। इस तस्वीर में रूसी सेना का काफिला कीव की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस की तरफ से यूक्रेन की ओर भेजा गया अब तक का ये सबसे लंबा मिलिट्री काफिला है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से आपको बख्तरबंद गाड़ियां, ट्रक, टैंक सब दिखाई दे रहे हैं। और ये रशियन फोर्सेस का 64 किलोमीटर लंबा काफिला है जो कीव की तरफ बढ़ा और खबरों की माने तो जल्द ही वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर पहुंच जाएंगे और अब कोशिश होगी कि वो कीव पर कब्जा करें। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। मंगलवार को रूसी सेना ने फ्रीडम स्क्वायर पर हमला किया तो वहीं एक टीवी टावर को भी मिसाइल अटैक से उड़ा दिया। जहां रूस तेजी से अटैक कर रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा और तेज कर दिया है। देर रात यूक्रेन से एक और फ्लाइट भारतीयों को लेकर दिल्ली लौटी तो वायुसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान भी भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए रवाना कर दिया गया है। और अब बहुत जल्द बड़ी तादाद में भारतीय स्टूडेंट जो यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं वो स्वदेश लौट पाएंगे, भारत लौट पाएंगे। और यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। कई देश रूस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कल ऐसी दो तस्वीरें सामने आई जिनमें एक तरफ यूक्रेन के लिए बढ़ता समर्थन देखने को मिला, दूसरी तरफ रूस के खिलाफ पहली तस्वीर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की है, जिसमें जेलेंस्की यूरोपीय संसद के आपातकालीन सत्र को वीडियो लिंक के जरिए संबोधित करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन और आजादी के लिए लड़ रहे हैं और रूस की हरकत को कोई माफ नहीं करेगा और ना ही कोई भूलेगा। जेलेंस्की के भाषण ने कई लोगों को भावुक भी किया। ईयू के सांसदों ने अपनी सीट से उठकर जेलेंस्की के लिए तालियां बजाई और हौसला अफजाई भी की। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की मीटिंग है जिसमें रूस के विदेश मंत्री सेरेज लावरोव ने जैसे ही बोलना शुरू किया तो कई देशों के नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। और यूक्रेन के सभी ठिकानों पर रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, प्रमुख शहरों को जमींदोज कर रहा है, लेकिन यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन से साफ कह दिया है कि उनकी हिम्मत कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए जंग आजादी की लड़ाई बहुत अहम है। ये रिपोर्ट देखिए। तालियों की ये गड़गड़ाहट उस शख्स के लिए है जिसका सीना फौलाद का है। तालियों की ये गड़गड़ाहट उस शख्स के लिए है जिसके लिए ये जंग आजादी की लड़ाई है। तालियों की ये गड़गड़ाहट उस शख्स के लिए है जो घुटने टेकने को तैयार नहीं। तालियों की ये गड़गड़ाहट उस शख्स के लिए है जो अपने देश के लिए हर सांस तक लड़ता रहेगा। एक तरफ यूक्रेन रूसी हमलों से दहल रहा है, रूसी सैनिक ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूरोपीय संघ में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के स्वागत में तालियां बज रही हैं। पूरा यूरोपीय संघ उनकी हिम्मत की दाद दे रहा है। शायद यही कह रहा है कि हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। जी हाँ, ये तस्वीर यूरोपीय संघ की है जब जेलेंस्की का भाषण खत्म हुआ और भाषण खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा यूरोपीय यूनियन गूंज उठा। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की यूरोपीय संघ को संबोधित करते रहे। कहा खुद को यूरोपीय यूनियन में देखकर खुशी हो रही है। इस दौरान वो काफी भावुक हो गए और अपनी फौलादी हिम्मत को बयां किया। हमारे सभी प्रमुख शहरों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। इसके बावजूद हम टूटेंगे नहीं। हम अपनी जमीन की रक्षा और अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं।
Вони збираються ще більше бомбити. हमें कोई наші तोड़ नहीं українські सकता, міста. हम रूस के Вони आगे збираються कभी ще घुटने नहीं підступніше टेकेंगे। вбивати हम मजबूत हैं, наших हम дітей. यूक्रेनियन हैं। Це зло. शायद इसी को कहते हैं लड़ाई गोला बारूद से ज्यादा हिम्मत से लड़ी जाती है, उसी फौलादी ताकत से लड़ी जाती है जहां डर और खौफ के लिए कोई जगह नहीं होती। यूरोपीय संसद में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। सभी ने उनके संबोधन को गौर से सुना, उनकी फौलादी हिम्मत की दाद दी। तो जेलेंस्की ने कहा वो यूरोप में बराबरी की जंग लड़ रहे हैं। Відбивають атаку, हम यूरोप में बराबर का सदस्य बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यूरोपीय संघ ये साबित कर दे कि वह हमारे साथ हैं। Робота фундаментальна, а найголовніше справедлива робота. Робота, яка заслуговує найвищої оцінки. हमें छोड़ेगा नहीं, вдячності. यह साबित करे Ухвалено कि हम рішення यूरोपीय про हैं। значне підвищення нашим захисникам. Можу сказати вам відверто. हमारे साथ це आने буде से यूरोपीय дорого, संघ और मजबूत але होगा। немає нічого дорожче, ніж життя і боротьба за свободу нас. रूस की ताकत दुनिया जानती है। रूस के सामने यूक्रेन कहीं नहीं टिकता। बावजूद इसके जंग के 7वें दिन भी यूक्रेन इस जंग में बराबर की लड़ाई लड़ रहा है। यूक्रेन के कई प्रमुख ठिकानों को रूस तबाह कर चुका है। जंग की तारीख बढ़ने के साथ ही यूक्रेन मलबों में तब्दील होता जा रहा है। इस बीच यूक्रेन रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। यूक्रेन का दावा, मारे रूस के 5,700 सैनिक। यूक्रेन का दावा, रूस के 22 मिसाइल लॉन्चर तबाह। यूक्रेन का दावा, रूस के 5 एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद। यूक्रेन का दावा, रूस के 200 सैनिक बनाए बंधक। यूक्रेन का दावा, रूस के 29 जेट मार गिराए। यूक्रेन का दावा, रूस के 29 हेलीकॉप्टर धराशायी। अपनी धरती पर इस भीषण जंग में यूक्रेन ने रूस को भी भारी नुकसान पहुंचाने का दावा जरूर किया, लेकिन रूस ने यूक्रेन के हर दावे को झूठा करार दिया। सच्चाई जो भी हो, लेकिन सच ये भी है कि 7 दिन तक यूक्रेन का रूस के सामने टिकना कोई छोटी बात नहीं। यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के जबरदस्त भाषण में भी उनकी फौलादी हिम्मत दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इस बीच रुक करते हैं बड़ी खबर का। यूक्रेन के जाइटोमीर में भारी बमबारी की खबर आ रही है। रूसी सेना ने जमकर यहां बमबारी की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन जाइटोमीर में भारी बमबारी की खबर आ रही है और रशियन फोर्सेस की तरफ से यह बमबारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन के जाइटोमीर इलाके में भारी बमबारी और गोलाबारी की खबरें आ रही हैं और ये रशियन फोर्सेस की तरफ से किए गए हमले की खबर है, जिसमें जान माल को नुकसान की खबर भी आ रही है। कई इलाकों में सरकारी और रिहायशी इमारतें उनको नुकसान पहुंचा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये जाइटोमीर का इलाका है जहां पर रशियन फोर्सेस ने हमला किया है। В этом доме есть человек, вот в этом доме. Аккуратно, стучите по хуйни, что ты надо. तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जाइटोमीर शहर है यूक्रेन का, जहां पर रशियन फोर्सेस ने भारी गोलाबारी की है। पूरा इलाका आग के जद में दिखाई दे रहा है। देखिए, पूरी इमारत तबाह हो चुकी है और जो फायर कर्मी हैं, फायर ब्रिगेड के लोग हैं, वो आग बुझाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज 7वां दिन है जंग का। रशिया की ओर से अभी भी हमले बिल्कुल कमतर नहीं हुए, कम नहीं हुए हैं। लगातार बातचीत के जरिए इस मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज बातचीत का दूसरा दौर है। लेकिन उससे पहले देखिए, रशियन फोर्सेस लगातार कीव की तरफ बढ़ रही हैं, लगातार गोलीबारी हो रही है। कल प्रशासनिक भवन पर हमले हुए थे, रिहायशी हॉस्टल पर हमले किए गए थे और इस हमले में एक भारतीय छात्र के मारे जाने की खबर भी आई थी। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। यूक्रेन से भारतीयों को रेस्क्यू करने का काम लगातार जारी है। सरकार ने ऑपरेशन गंगा को और तेज कर दिया है। अभियान में अब भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोव मास्टर जो विमान है वो भी शामिल हो गया है, जुड़ गया है।
हिंडन एयरबेस से C-17 ग्लोबमास्टर रोमानिया के लिए रवाना हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक जो इवैक्यूएशन और रेस्क्यू हो रहा था वो एयर इंडिया के प्लेन के जरिए हो रहा था, लेकिन अब एयरफोर्स भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गया है। ऑपरेशन गंगा में अब C-17 ग्लोबमास्टर विमानों का इस्तेमाल हो रहा है। आज ही हिंडन एयरबेस से C-17 ग्लोबमास्टर विमान ने उड़ान भरी है रोमानिया के लिए। अब ये विमान बड़ी तादाद में वहां फंसे स्टूडेंट्स को भारत लेकर आ पाएगा। 500 के करीब लोग इस विमान में बैठ सकते हैं, क्योंकि ड्रीमलाइनर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा था उसकी जो मैक्सिमम क्षमता है वो सिर्फ 250-300 के आसपास। ऐसे में अगर C-17 रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाता है तो बड़ी तादाद में स्टूडेंट भारत लौट पाएंगे। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। रूसी हमले यूक्रेन की राजधानी में लगातार तेज होते जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, कीव पर रूस की लगातार चेतावनी के चलते पूरी राजधानी को खाली करा जा रहा है। वहीं भारत सरकार की तरफ से भी बताया गया कि कीव में अब कोई भी भारतीय नागरिक मौजूद नहीं है। तो रशियन फोर्सेस की तरफ से कीव में लगातार हमले तेज हो रहे हैं। हमारी इंडियन एम्बेसी ने भी एक एडवाइजरी जारी की थी, कहा था कि जितने भी भारतीय हैं जल्दी से जल्दी वो कीव को खाली कर दें, चाहे वो ट्रेन के जरिए चाहे निजी वाहनों के जरिए, जल्दी से बॉर्डर की तरफ जाएं, दूसरे मुल्कों का रुख करें ताकि उनको सही सलामत रेस्क्यू किया जा सके। और अब भारत सरकार ने कहा कि कीव में उनका कोई भी भारतीय नागरिक मौजूद नहीं है। Understand that since then, all of our nationals have left Kiev. The information with us is that we have no more nationals left in Kiev. Nobody has contacted us from Kiev since. All our inquiries have revealed that each and every of our nationals have come out of Kiev to the extent that we can tell you. चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोमानिया में भारतीय छात्रों से मुलाकात की है और बुखारेस्ट में जो भारतीय स्टूडेंट फंसे थे उनसे बातचीत की, उनसे मुलाकात की। सिंधिया ने तमाम जो डिटेल्स हैं उसका ब्यौरा लिया, हालात को जानने की कोशिश की। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उनको रोमानिया भेजा गया है। उनको ऑपरेशन गंगा के तहत ये जिम्मेदारी दी गई है कि जितने भी स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हैं उनका सही सलामत स्वदेश लौटना वो सुनिश्चित करें। इवैक्यूएशन प्रोसेस जो चल रहा है उसको उसकी निगरानी करें, साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी तरह की कमी ना हो, खामियां ना हो, इसकी जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी गई है। जिसके तहत वो रोमानिया में थे, स्टूडेंट से उन्होंने मुलाकात की है, तमाम छात्रों से पूछा है उनकी दिक्कतें, उनकी परेशानियां। और लगातार भारत सरकार के जरिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए भारतीय स्टूडेंट एक के बाद एक भारत पहुंच रहे हैं। अब तक कुल 10 फ्लाइट्स यूक्रेन के रास्ते वहां से होते हुए भारतीय छात्रों को स्वदेश लेकर लौट चुकी है। और अब C-17 ग्लोबमास्टर विमानों को भी इस काम पर लगाया गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार बहुत बड़े मिशन को अंजाम दे रही है, जिसके तहत भारत सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि यूक्रेन में फंसा हर भारतीय स्टूडेंट सही सलामत स्वदेश लौट आए। ऐसे में सरकार ने 4 कैबिनेट मंत्रियों को भेजा था, जिनमें से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे इंडियन स्टूडेंट है, दिखाई दे रहे स्टूडेंट्स, ये बुखारेस्ट में फंसे हुए हैं जिनसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बातचीत की। मेरी वाली फ्लाइट कल 4 फ्लाइट आई, 1000 बच्चों को हम लोग कल, ठीक है। मैं एयरपोर्ट पे ही आऊँगा, सबको मैं स्वयं से, प्रधानमंत्री जी ने हमारा उनसे भेजा है 4 मंत्रियों को 4 देते, वही डटे रहना है, हर एक हमारा बच्चा सुरक्षित वापस रखना, बिल्कुल चिंता मत करो। कोई भी जरूरत पड़ेगी यहाँ तो मुझे जरूर बता रहा, खाने वाने का इंतजाम है सर। अभी कोई डिस्ट्रीब्यूट करके गया इंडियन फूड सब्जी, हाँ मेरा शेयर का नंबर है हमारे पास, कोई बात होगी तो फोन करना, ख्याल रखना। और यूक्रेन से लगातार भारतीयों की वापसी हो रही है। अब उन भारतीयों को छात्रों की मदद के लिए रेलवे भी आ गया है। रेलवे ने दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट पर ही रेल की कंफर्म टिकट देने के लिए आउटलेट लगाया है, ताकि यूक्रेन से लौट रहे लोगों को भटकना ना पड़े और वो सीधे एयरपोर्ट से अपने घर लौट सकें। रेलवे के इस आउटलेट का जायजा लेने के लिए खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एयरपोर्ट पहुंचे हैं। रेलवे मिनिस्टर इस वक्त हमारे साथ है। सर, रेलवे ने स्पेशल क्या कदम उठाया है, जो बच्चे आए हैं ये नया बनाया गया उसको लेकर? सर अगर समझे बच्चों की ट्रैवल के लिए मुंबई रेलवे स्टेशन पे
न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और दोनों एयरपोर्ट्स पे एक रिजर्वेशन की फैसिलिटी बनाई है। मेरे ख्याल से आज सुबह से कई बच्चों ने ऑलरेडी टिकट भी ले लिए हैं और जितना हो सके इमरजेंसी कोटा हो, इस तरह की हर तरह की फैसिलिटी बच्चों के लिए कर रहे हैं। सर मतलब उनके लिए किस तरीके से अब क्या फ्री होगा, वो यहाँ पहुँच पाएंगे? रेलवे अपनी तरफ से उन बच्चों को किस तरह से पहुँचेगा और एक एक जगह तक पहुँचाने के लिए वो कैसे प्रक्रिया होगी? वही मैं कह रहा हूँ ना, आप बच्चे जो टिकट लेते हैं, रिजर्वेशन का जो उनका इमरजेंसी कोटा रिलीज होना होता है और भी किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी चाहिए होती है, वो बच्चों को यहाँ से फैसिलिटेशन होता है। यूक्रेन से छात्रों को भारत ऑपरेशन गंगा के थ्रू लेकर आ रहा है। बहुत से भारतीय जो अब दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं, उनके लिए रेलवे ने अपना एक काउंटर शुरू किया है। इस काउंटर को अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो रेलवे रिजर्वेशन फैसिलिटी का एक काउंटर है, जिसमें अब जो भी भारतीय इस वक्त यहाँ पहुंच रहे हैं यूक्रेन से, जिनको ऑपरेशन गंगा के थ्रू निकाल के लाया गया है, उनको अब वो भारत के किसी भी कोने में जाने के लिए रेलवे का जो है कंफर्म टिकट मिल पाएगा। वो यहाँ पर पहुंचेंगे एयरपोर्ट पे ही और यहाँ से उनको फैसिलिटी मिल सकती है कि वो दिल्ली से या फिर कहीं से भी जहां यात्रा करना चाहते हैं उसका एक कंफर्म टिकट उनको मिले। सर एक आंकड़ा अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो अब तक आपको कुछ बुकिंग हुई है, कितने इसके लाभार्थी कितने होंगे? अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एक आध टिकट ही हुई है, बाकी अभी जस्ट खुला ही है इसको लेकर। जस्ट खुला है। तो इसमें अगर कोई भी व्यक्ति आता है कहीं भी जाने के लिए, उसको कंफर्म टिकट मिलेगा? बिल्कुल कंफर्म टिकट मिलेगा, कोटे में कंफर्म करा के दी जाएगी टिकट, उनको टिकट इशू कर देंगे और साथ के साथ उनको जो भी टिकट मिलेगी वो अगर वेटिंग भी होगी तो उसको हम हमारा जो रेल का कोटा है, जो EQ कोटा बोलते हैं, उनको प्रोवाइड किया जाएगा और कंफर्म टिकट मिलेगी, जिससे कि उनको सहूलियत होगी और कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारा काम हम रेल करके देंगे। वो सिर्फ अपना गंतव्य स्थान बताएंगे और कौन सी ट्रेन से कैसे जाना, बेटर कनेक्टिविटी बना देंगे, PNR नंबर लेंगे और PNR नंबर को हम सेंड कर देंगे, वो हमारा कंफर्म उनकी टिकट उनके मैसेज आ जाएगा उनके साथ। तो देखिए एक वो सहूलियत रेलवे की तरफ से देने की कोशिश की गई है कि जो भारतीय हैं यहाँ पहुँचेंगे, अब अपनी जगहों पर जल्द से जल्द पहुँचना चाहते हैं। भारत सरकार सेफली अपने लोगों को लेकर आ रही है, अब वो जल्द से जल्द अपने माता पिता के पास पहुँचे, इसको लेकर भारतीय रेल भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं योगदान देने का कोशिश कर रहा है। वरुण भसीन, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। और ऑपरेशन गंगा के तहत देर रात एक और फ्लाइट यूक्रेन से दिल्ली लौटी है, जिसके जरिए भारतीय छात्र और काफी लोग भारत पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर अपने बच्चों को देखकर परिजनों ने राहत की सांस ली है, साथ ही सरकार का धन्यवाद भी किया है। और यूक्रेन से लौटे छात्रों ने टाइम्स नाउ भारत पर यूक्रेन के हालातों की जानकारी दी, साथ ही बताया कि बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत अब 10वीं फ्लाइट है वो भारत पहुंच चुकी है। जो बच्चे हैं वहां से यूक्रेन की जो स्थिति थी, बिगड़ती स्थिति, उसके बीच में से भारत सरकार उनको निकाल कर लाई है। उनसे पूछते हैं इस वक्त वो स्थिति किस तरह की थी जो बच्चे पहले। सबसे पहले तो वेलकम टू इंडिया, क्योंकि बहुत जो स्थिति थी हम भी बहुत चिंतित थे। तो क्या अभी हालात हैं और जब इस फ्लाइट में बैठने के बाद शायद कहीं ना कहीं आपने राहत की सांस ली होगी? जी, थैंक यू सर फॉर वेलकमिंग अस, बट जो एक्सपीरियंस है वो बॉर्डर से पहले का बहुत गंदा है। मतलब यूक्रेन थे आप, आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार है, मैं हरियाणा से हूँ और मैं यूक्रेन में पढ़ता हूँ। यूक्रेन में कहाँ पे रह रहे थे आप? मैं इवानो-फ्रैंकिव्स्क सिटी। ओके, वहाँ किस तरह की स्थिति थी अगर समझे? वहाँ वैसे स्थिति नॉर्मल थी, उन्होंने सिर्फ एयरपोर्ट पे एक बार बम गिरवाया था, उसके बाद वहाँ स्थिति नॉर्मल थी। बट जैसा कि सब बच्चों को बोला गया कि आप निकल जाओ, तो सबके सब बॉर्डर पे गए और वहाँ पे बहुत गंदा एक्सपीरियंस था जो भी था। क्या हुआ था अगर हम समझें उसको? वहाँ पे मान के चलो आपकी 1000 बंदे थे और बिल्कुल। कौन से बॉर्डर पे थे ये? जी, रोमेनियन बॉर्डर। रोमेनियन बॉर्डर पे, मतलब कि वो आई थिंक उस बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए जो केओस चल रहा है वो लगातार आप भी जिससे क्या आएंगे? बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे लगातार 24 घंटे खड़े रहे हैं बिना खाने पिए। और वहाँ पे जैसे आगे जा रहे हैं, फिर उसके बाद वो लाठी चार्ज कर रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं, फिर उसके बाद वापस जा रहे हैं, फिर वो लाठी चार्ज कर रहे हैं, फिर हम दौड़ के आ रहे हैं, इस तरह। और वहाँ पे हवाई फायर भी किए उन्होंने, जो आर्मी वाले थे उन्होंने। लेकिन हाँ, रोमेनिया के अंदर आने के बाद रोमेनिया एम्बेसी ने बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा। In association with Tirupati Sun Pride Sunflower Oil, my pride of good health. तुम्हारी बीवी याद आया? अच्छा। तुम्हारा बेटा याद आया? झूठे। तुम्हारा ये घर याद है? अच्छा, अभी अभी पेंट किया ना? 10 साल पहले। 10 साल बाद भी ऐसी शान? झूठे। अबे नारियल गिरा था तेरे सर पर। कैसे? याद आया, बर्जर लॉन्ग 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 लाइफ पेंट, जिसका प्योर सिलिकॉन दे धूल, बारिश और फंगस से प्रोटेक्शन और ब्यूटी चले लॉन्ग। बर्जर लॉन्ग लाइफ पेंट।
face, chest, armpit, neck, legs, nose, groin, head and back. Adaptable to every body. Philips all-in-one trimmer. Philips. रेडी? और क्रिकेट खेलने के लिए कब रेडी होगी? आपकी बेटी ने ऑलरेडी सिक्सर मार दिया है। कब? अभी यहीं। कैसे? ऐसे, एक इंजेक्शन में 6 वैक्सीनेशंस। तो हुआ ना सिक्सर। डॉक्टर का सजेशन, यानी मम्मा को नो टेंशन। पोलियो जैसी 6 गंभीर बीमारियों से प्रोटेक्शन के लिए 6-in-1 वैक्सीनेशन। तो माँ और बच्चे की तकलीफ भी कम। यानी नो सिंगल, सीधा सिक्सर। इसीलिए 6-in-1 वैक्सीनेशन। स्टार बनी मैं अपने हार्डवर्क में इन्वेस्ट करके, और फिट बनी अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करके। तिरुपति सनप्राइड सनफ्लावर ऑयल, माय प्राइड ऑफ गुड हेल्थ। 10 साल बाद भी ऐसी शान, बर्जर लॉन्ग लाइफ पेंट जिसका प्योर सिलिकॉन दे धूल बारिश और फंगस से प्रोटेक्शन, और ब्यूटी चले लॉन्ग। बर्जर लॉन्ग लाइफ पेंट। आप अकेली तो नहीं है? इस बिल्डिंग में घर में मैं अकेली हूँ। फ्लैट्स हैं आसपास कोई और? हाँ जी, फ्लैट्स हैं पर सब यहाँ के लोकल्स यूक्रेनियंस हैं। आप निकलना चाहेंगी वहाँ से? मौका मिले तो हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं। यहाँ से हम सही सलामत, मैं बस बॉर्डर पहुँचना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कीव से भी जो रास्ता है बेलारूस की तरफ, हम लोग उसकी तरफ क्यों नहीं देख पा रहे हैं? भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने में देर क्यों? Powered by MediBuddy. Unlimited doctor consultations with MediBuddy Gold. 8 p.m.